जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। वो चारों आदमी गड्ढा खोदने के काम में व्यस्त थे। जमीन में करीब 12 फीट नीचे तक का गड्ढा खोदा जा चुका था। अब वो सीढ़ी के सहारे बाहर निकल आए। आसपास मिट्टी का बड़ा ढेर लगा हुआ था। आसमान पर अब सूरज की लालिमा क्षीण होने लगी थी। तभी अचानक 4 आदमी एक व्यक्ति को पकड़कर घसीटते हुए उसे लाने लगे। नहीं नहीं, छोड़ दो, मुझे मत मारो। याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो सब मरोगे। वो व्यक्ति काफी बलिष्ठ था। वो चारों मिलकर भी उसे काबू नहीं पा सक रहे थे। तभी राजा आदित्य सिंह वहां प्रकट हुए। इस पापी को डाल दो उस गड्ढे में। नहीं राजा, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, ये अन्याय है। मगर उस व्यक्ति की कोई बात न सुनकर उन लोगों ने उसके हाथ पांव बांधने शुरू कर दिए। वो छटपटाता रहा खुद को छुड़ाने के लिए, मगर अब की बार वो असहाय सा हो गया। उसके हाथ पांव बांध दिए गए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। उसकी चीख अब गों गों की आवाज में बदल गई। और फिर राजा ने आदेश दिया, डाल दो उसे उस गड्ढे में। उन लोगों ने उसे उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे के अंदर पड़े पड़े भी वो उसी तरह से चीखता रहा। शायद छटपटाने से मुंह से कपड़ा निकल गया था। अब उसकी आवाज भी ऊपर तक स्पष्ट आने लगी। नहीं, ऐसा मत करो। मौत को प्रत्यक्ष देखकर वो अत्यंत भयभीत सा हो चुका था। उसकी आवाज से ये समझ में आ रहा था, नहीं। उन चारों आदमियों ने अब उस गड्ढे को मिट्टी से पाटना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति की आवाज मिट्टी के नीचे दबती चली गई। गड्ढे को पूरी तरह से पाट दिया गया। अब तक चारों ओर अंधेरा फैल चुका था और इसके साथ साथ उस व्यक्ति की आवाज भी दब चुकी थी। राजा और उसके सैनिक अपनी राह को चल दिए और वो चारों व्यक्ति भी अपने अपने घरों को जाने लगे। मगर उस भयानक दृश्य को वो भूल नहीं पा रहे थे। रह रहकर बार बार उन्हें ऐसा लग रहा था जमीन के नीचे से अभी भी वो व्यक्ति उसी तरह चीख और छटपटा रहा है। अचानक एक दिन सेंट्रल लाइब्रेरी में इस ऐतिहासिक जगह की जानकारी पाकर दिनेश अत्यंत खुश हो गया। पिछले कुछ समय से वो बड़ा टेंशन में था, इसलिए कहीं घूम फिरकर मन को थोड़ा हल्का करना चाहता था। और वैसे भी उसके बचपन के दोस्त हेमंत से आजकल उसकी मेल मुलाकात कुछ कम हो गई है। हेमंत बचपन से ही बड़ा परेशान रहा है। बचपन में उसकी मां की मृत्यु हो गई, फिर पिता की। अपने मामा के घर में ही पला बढ़ा, मगर अपने प्रयासों से आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। अपना एक फ्लैट भी खरीद लिया है। काम की वजह से अब वो व्यस्त रहने लगा है। इस वजह से दिनेश से इसकी मेल मुलाकात कम हो गई है। दिनेश भी भरसक प्रयास कर रहा है नौकरी के लिए, मगर अभी तक उसके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। मगर उसे विश्वास है बहुत जल्दी वो एक अच्छी सी नौकरी जुगाड़ लेगा। इस 3-4 दिन के ट्रिप के बहाने दोनों बचपन के दोस्त कुछ समय तक साथ रह सकेंगे। यही सोचकर उसने हेमंत को सारी बात बताई। सुनकर हेमंत भी बहुत खुश हो गया। छोटा नागपुर के जंगली इलाके में यह जगह पड़ती थी।
उजड़ापुर गांव। नाम ही बड़ा अजीब था। उजड़ापुर के आसपास रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ दूरी पर स्थित गांव में ठहरना होता था। यह जगह वैसे उतनी विकसित नहीं है, इसलिए जब सैलानी आते थे तो गांव वाले अपने घरों के आसपास के कमरों में उन्हें ठहराते और खाने पीने की व्यवस्था करते। इसी बहाने उनकी थोड़ी आर्थिक मदद भी हो जाती और सैलानियों को रात गुजारने के लिए जगह भी मिल जाती। यहां पर कोई अच्छे होटल वगैरह भी खुले नहीं थे। दिनेश और हेमंत भी पटना में बस से उतरकर राजा रामपुर गांव की ओर चल दिए। उन्हें वहीं ठहरना था। वहीं से वो उजड़ापुर देखने जाने वाले थे। गांव में जब वो उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर ठहरे तो शाम को ही उजड़ापुर का भ्रमण करने निकले। जाते जाते उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बाबू, अंधेरा होने से पहले लौट आइएगा। वो जगह अच्छी नहीं है। अंधेरे के बाद वहां रहना ठीक नहीं। दोनों खुशी खुशी टांगे में चढ़ गए। टांगा टकबक टकबक करता गांव के पथरीले रास्ते को पार करने लगा। अचानक एक जगह पहुंचकर टांगे वाले ने टांगा रोक दिया। बाबू, आगे हम ना जा, आप लोग पैदल पैदल जाइए और रास्ता बा, हम यही आपका इंतजार करत। रास्ते पर चलने लगे। रास्ता धीरे धीरे एक टीले की तरफ बढ़ रहा था। टीले पर ऊंचाई में स्थित था भैरवगढ़ का किला। अभी अपनी टूटी फूटी हालत में पहुंच चुका था, मगर देखने से लगता था एक समय अपनी भव्यता के साथ वहां स्थिर रहा होगा। तभी अचानक पास ही के एक ऊंचे पत्थर पर बैठा एक व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया, जो उन्हें देखते ही पत्थर से नीचे उतर आया। कहा, बाबू लोग घूमने आए हो? आहा, आज तो ये जगह एकदम खाली है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए। अंधेरा घिरने वाला है, आसपास घूम लो और उसके बाद जल्दी चले जाओ। ये जगह पर अंधेरे के बाद रहना ठीक नहीं। कहकर वो व्यक्ति एक तरफ चला गया। दिनेश और हेमंत आश्चर्यचकित थे। आखिर सब कोई एक ही बात क्यों कह रहे हैं? दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। आगे कुछ बंद घर थे, कुछ एक के दरवाजे गिर चुके थे। हेमंत ने कहा, देख तो दिनेश, ऐसी जगह है ये। हाँ, आखिर क्या हुआ होगा यहाँ पर जो लोग अपने आप ही गायब हो गए? हाँ, अरे छोड़ दो, ये सब लोगों के अंधविश्वास है। देख तो रहा है पथरीली जगह है, ठीक से खेती वेती नहीं होती होगी, इसलिए लोग खुद ही घर छोड़कर यहाँ से चले गए होंगे और कह दिया गायब हो गए। नहीं रे, देख, कहते हैं यहाँ पर लोग अपना सामान छोड़कर भागे हैं। क्या पता कैसे क्या है। रुक तो। कहकर दिनेश इधर उधर ताक झाँक कर देखने लगा। कुछ घरों के की होल से भी अंदर झांकने की कोशिश की, मगर अंधेरे के सिवा कुछ न दिखा। तभी अचानक हेमंत का पांव घास की जमीन पर पड़ा। वो चौंक पड़ा। अरे, यहाँ पथरीली जमीन पर घास उगी हुई है क्या? झुककर देखने ही वाला था कि अचानक अपने शरीर को पूरी तरह से कम्बल में ढके, हाथों में लाठी लिए एक व्यक्ति उसके पीछे उपस्थित हुआ। बाबू लोग, अंधेरा घिर रहा है, अब आप लोग यहाँ से जाइए। दोनों चौंक पड़े। कौन है आप? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। यह जगह रात को रुकने के लिए ठीक नहीं है। हालांकि रुकेंगे तो बहुत कुछ अजीब सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, मगर जाइए जाइए यहाँ से। चौंक पड़े थे दिनेश और हेमंत। फिर दोनों चुपचाप वहाँ से वापस लौट आए। पहाड़ी ढलान से जैसे ही उतरे, रास्ते में उनका वही टांगा खड़ा दिखाई दिया। दोनों टांगे पर बैठकर वापस घर लौट आए। रात का अंधेरा फैल चुका था। दोनों बरामदे में बैठे हुए थे। एक छोटी सी चिमनी की लपलपाती शिखा की रोशनी फैली हुई थी। दूर दूर घरों में से भी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। बाकी चारों ओर खूब अंधेरा था। अचानक वह वृद्ध हाथों में कुछ पकौड़े और चाय लेकर उपस्थित हुआ। वाह वाह, नाश्ता करी लो। दोनों ने कहा, बाबा आप भी बैठिए ना, कुछ बातें करते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो बूढ़ा भी अंदर से चाय लेकर आकर वहीं बरामदे में बैठ गया।
बातों ही बातों में दोनों ने कहा, बाबा उस गांव के बारे में कुछ बताइए ना, कहते हैं वहाँ से लोग गायब हो गए। बूढ़े के चेहरे के भाव जैसे अचानक ही बदल गए। डर के भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखने लगे थे। चाय का एक लंबी चुस्की लेकर उसने बोलना शुरू किया, ये गांव की कहानी बहुत अजीब है बाबू, लोग भरोसा नहीं करते हैं, मगर ये सच है, ये हम लोग जानत हैं। वो जो किला देखे हैं वो राजा आदित्य नारायण के हैं। राजा आदित्य नारायण आज से 200 साल पहले यहाँ राजा थे। वो समय ब्रिटिश सरकार के शुरुआती समय था। हर तरफ वो देश को जीतने का कोशिश कर रहे थे, मगर राजा आदित्य नारायण की शान ही कुछ और थी। अंग्रेजों ने इधर आंखें उठाने की भी कोशिश नहीं की। राजा बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। पथरीली ज़मीन होने के कारण खेती अच्छी नहीं होती थी, इसलिए कई सालों तक वो किसानों के लगान माफ़ कर देते थे। राजा की 2 रानियां थी, इंदुमती और नयनतारा, मगर राजा ज़्यादा समय महल के अंदर रानी इंदुमती के साथ ही बिताते थे। महल के बाहरी हिस्से पर रानी नयनतारा रहती थी। ऐसे में समय बिताने के लिए नयनतारा ने एक तरीका खोजा, वो था बागवानी। हालांकि ये पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे ना होते हैं, पर रानी जिद पर आ गई कि अपने बरामदे को बाग में बदलना है। राजा ने भी बहुत तलाश करके एक योग्य माली ढूंढ लिया। अब रानी की मेहनत और माली का जादू क्या कहें, उन्होंने अपने उस बरामदे को एक बहुत सुंदर से बाग में बदल दिया। बाहर से लाई मिट्टी, दीवारों पर लटकते फूलों के गमले बहुत ही सुंदर थे। माली समय समय पर आकर रानी को निर्देश दे जाता और उस हिसाब से रानी काम करती। समय भी बीतने लगा था उनका, मगर कहत है ना, जब स्त्री पुरुष बहुत समय तक साथ साथ रहने लगे तो उनके बीच एक बंधन तो बन ही जात है। ऐसे ही माली और रानी के बीच भी एक संपर्क तय हो रहा था, जिसका पता हालांकि किसी को नहीं था, मगर एक दिन राजा को इस बात का पता चल गया। राजा दूसर कोई बात होती तो शायद माफ़ भी कर देते, मगर ये उनकी सम्मान की बात थी, उनकी मर्दानगी की बात थी। राजा बहुत क्रोधित हो उठे और दोनों को सज़ा सुना डाली। रानी नयनतारा को मिला आजीवन कारावास और माली को जिंदा जमीन में गाड़ देने की सज़ा। हालांकि माली और रानी ने राजा से बहुत गिड़गिड़ाया कि ऐसा नहीं है, उन्हें गलत फहमी है, मगर राजा ने उनकी एक न मानी। राजा का अहम, राजा का घमंड चोटिल हुआ था। एक दिन माली को हाथ पांव बांधकर जमीन में गाड़ दिया गया, मगर मरते मरते उसने कहा था वो लौट कर आएगा और पूरे राजा के खानदान और इस राज्य को तबाह कर देगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर शुरू हुआ गांव में आतंक का साम्राज्य। राजा के राज्य के लोग, उनके रिश्तेदार सब धीरे धीरे गायब होने लगे। कहाँ चले जा रहे थे किसी को भी पता न था। एक दिन बात खुली जब रानी इंदुमती और राजा के बेटा गायब हो गया। खोजबीन करने पर पाया गया रानी इंदुमती के कमरे पर एक बड़ा सा गड्ढा था। ऐसा लग रहा था किसी ने अभी उसे खोदा है और कुछ गाड़ कर फिर से ताप दिया है। सबको समझते देर न लगी कि माली की पिशाचिक आत्मा ही ये सब कर रही है। राज्य के मंत्री कहीं से एक साधु को पकड़ लाए। साधु ने सारा मामला जानकर कहा, ये एक बहुत भयंकर पिशाच है जो ज़मीन के अंदर रहता है और वहीं से सब लोगों को ज़मीन के अंदर ले जा रहा है। उन्होंने मंत्र के द्वारा उस पिशाच को बांध दिया। राज्य में पिशाच का आतंक कम हो गया, मगर उन्होंने कहा था कि अगर गलती से कभी पिशाच फिर से मुक्त हो गया तो उसे बांध पाना संभव नहीं। तब तक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थी। रानी इंदुमती कारागार में ही मृत्यु को प्राप्त हुई।
राजा भी बीमार पड़ गए और एक दिन शरीर छोड़ दिया। धीरे धीरे गढ़ की स्थिति भी खराब होने लगी। दूसरी ओर जहां पर उस माली को गाड़ा गया था, उस जमीन से कुछ ही दूरी पर एक गांव बस गया। कुछ गरीब लोगों ने अपने घर बना लिए और वहीं रहने लगे। फिर एक दिन आया जब कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग यहाँ प्रकट हुए। सरकारी आर्कियोलॉजिस्ट किले के और आसपास के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करने लगे और एक दिन जमीन खोदते खोदते उन्होंने खोद डाला वही गड्ढा जहाँ से निकला एक कंकाल। हालांकि उन्हें इतिहास के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पाए कि आखिर क्या है वो कंकाल। मगर फिर गांव में शुरू हुआ उस प्रेत का आतंक। कहते हैं एक रात में ही सारे गांव वाले गायब हो गए। कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं। उनके सामान सब कुछ वहीं पड़े रह गए। विज्ञान को मानने वाले लोगों ने कहा वो गांव छोड़कर कहीं और चले गए हैं, मगर हम लोग जानते हैं वो पिशाच उन्हें ज़मीन के अंदर ले गया है। आज भी अगर रात को कोई गांव के आसपास घूमे तो ज़मीन से मुर्दों के शरीर के अंग बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं और फिर वो इंसान एक अजीब सी दुनिया में चला जाता है जहाँ से फिर कभी वापस नहीं आ पाता है। सुनकर दोनों आश्चर्यचकित थे। तभी अचानक हेमंत के दिमाग में एक बात कौन गई। आज उस घर के पास घास महसूस हुई थी उसे पैरों के नीचे, मगर पथरीली जमीन पर घास कैसे? वो घास थी या किसी मुर्दे के सर के बाल? सोचकर ही हेमंत जैसे अंदर तक कांप उठा था। रात काफी हो गई थी। बूढ़े ने बातों का सिलसिला खत्म किया। खा पी कर दोनों सो गए। दिन भर काफी थक चुके थे। अगले दिन एक बार फिर से टांगा करके वो किले की तरफ घूमने निकले। अब की बार दिन का समय था। घूमते घूमते जब चढ़ाई चढ़ी तो चौकीदार शिबू उनसे आ मिला। आज वो उनके साथ गाइड का काम कर रहा था और उन्हें घुमा घुमा कर पूरी जगह दिखा रहा था। घूमते घूमते वो लोग किले के अंदर चले गए। सच में एक समय बहुत सुंदर रहा होगा ये किला। आज भले ही कई जगह से खंडित हो गया है। एक जगह पहुंचकर उन्होंने महसूस किया शायद यही छोटी रानी का वो बागान रहा होगा। अभी भी वहां पर बहुत सारे फूलों और पौधों के निशान मौजूद थे। फिर एक जगह पहुंचकर शंभू जी ने इशारे से दिखाया यही जगह कारागार है जहां पर छोटी रानी को रखा गया था। हालांकि अभी वहां टूरिस्ट लोगों का जाना मना है। इसी तरह जगह घुमाते घुमाते शंभू जी रात में बूढ़े द्वारा कही हुई कहानी के कई अंश अपने हिसाब से सुनाने लगा। घूमते घूमते अचानक ही दिनेश ने कहा, आप यहाँ दिन रात पहरा देते हैं, आपको यहाँ डर नहीं लगता? अचानक ही उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए शंभू जी। हेमंत बोल पड़ा, बताइए ना, आपने यहाँ कुछ अलौकिक नहीं देखा है? कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक ही शंभू जी बोल पड़े, एक बार मैं और मेरा दोस्त लोगों की नज़रों से बचकर यहाँ रात बिताने के लिए पहुँच गए थे। मेरा दोस्त गायब हो गया। मैं किसी तरह से बचकर यहाँ से निकल गया था। एक तरह से अपने दोस्त को तलाश करने के लिए ही मैंने यहाँ के पहले चौकीदार को समझा बुझाकर उसकी जगह ये नौकरी पाई। मगर मेरे दोस्त ने मुझे निराश नहीं किया। उसने मुझे दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए। दिनेश और हेमंत सुनकर जैसे चौंक पड़े थे। अचानक ही दिनेश कुछ कहने वाला था, मगर शंभू जी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। इस विषय में मैं और कुछ बात नहीं करना चाहता, मगर एक बात जानकर रखिए, रात के अंधेरे में यहाँ पर साक्षात प्रेत घूमता है, प्रेत। वो लोग अब गढ़ से उतरकर गांव के रास्ते से होकर नीचे आने लगे। एक जीर्ण शीर्ण घर के सामने रुककर
हेमंत चौंक ही पड़ा। जमीन की तरफ देखकर उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। कल अंधेरा फैलने के साथ साथ ठीक इस घर के सामने उसने अपनी आंखों से वहां पर घास जैसा कुछ महसूस किया था, मगर अभी पथरीली जमीन के अलावा और कुछ नहीं है। दिनेश के बुलाने पर वो अपने ध्यान में आया, मगर मन ही मन उसने एक प्रण कर लिया। दिनेश को बिना बताए रात के अंधेरे में एक बार आकर वो यहां की सच्चाई का पता जरूर लगाएगा। उस दिन हेमंत जल्दी खा पीकर सो गया। दिनेश से कहा, दिन भर बहुत चलना हुआ है यार, तबीयत ठीक नहीं लग रही। दिनेश ने भी कहा, हाँ यार मैं भी थक गया हूं। इस तरह दोनों सो गए। जब दिनेश गहरी नींद में खो गया तब हेमंत चुपचाप उठा, हाथों में टॉर्च लिए चल पड़ा उजरापुर के रास्ते की तरफ। धीरे धीरे वो टीले के पास आकर रुका। आसपास तलाश किया तो शिबू जी कहीं नहीं थे। लगता है आज किस्मत उसका साथ दे रही है, उसे यहां जाने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। पहाड़ी चढ़कर वो गांव की तरफ आने लगा और आकर जैसे आश्चर्यचकित हो गया। एक दो घरों में रोशनी दिख रही थी। ये सब सच है या हाँ, गांव वालों के झूठे मनगढ़ंत कहानियां? अरे यहां तो लोग रहते हैं। फिर अचानक उसके मन में बात कौंधी, कहीं लुटेरे आदि का दल तो नहीं छिप कर बैठा है किसी के आने की घात में? तभी एक घर के दरवाजे पर कान लगाकर उसने सुना, नहीं, यहां तो पारिवारिक लोग रहते हैं। अंदर से स्त्री की आवाज आ रही है, चूड़ियों की खनकार आ रही है। उसने दरवाजे पर दस्तक किया। दरवाजा खोला। एक अत्यंत रूपसी स्त्री ने ग्रामीण वस्त्रों में उसके सामने खड़ी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। चौंक पड़ा था हेमंत। आप? क्या हुआ? किसको चाहिए? जी नहीं, असली में हम लोग यहाँ घूमने आए थे। गांव वालों ने बताया यहाँ कोई नहीं रहता है। मैं आया तो देखा यहाँ रोशनी है, वही पता लगाने आया था। गांव वाले सब झूठ कहते हैं, फालतू की बातें उड़ाते हैं। आप बाबू आओ ना, अंदर आओ। नहीं बस मुझे जो पता करना था पता कर लिया, अब मैं जाता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकत है का? तुम मेहमान हो हमारे घर, आओ ना। उस स्त्री के बुलावे में एक अजीब सा आकर्षण था। हेमंत उसको रोक न सका, मगर मेरे दोस्त को मैं वहां बताकर नहीं आया हूँ। अरे तो क्या हुआ? जब सवेरे तुम्हारा दोस्त यहाँ आके तुमको खोजेगा और पाएगा तो सोचो कितना आश्चर्यचकित हो जाएगा। हेमंत घर में प्रविष्ट हो गया। घर के बीचों बीच एक लालटेन जल रही थी। उस औरत ने पास ही का एक कमरा खोल दिया और वहां हेमंत को ठहरा दिया। फिर पास के कमरे में वो चली गई। हेमंत कमरे में लेटा लेटा सोच रहा था, यहां रुककर उसने सही किया कि नहीं। गांव वाले जो कहते हैं, मगर यहां की परिस्थितियां तो कुछ और ही हैं। फिर अचानक उस तरफ से उस स्त्री के चूड़ियों की खनकार सुनाई दे रही थी। कैसी बातें सोच रहा है वो। अरे वो स्त्री उधर है, फिर कहां भूत प्रेत और क्या। मगर फिर एक पल को उसे आश्चर्य लगा। उसने अभी तक उसके पति को नहीं देखा था। पुरुष के अभाव में अकेले घर में रहती स्त्री एक अन्य पुरुष को इस तरह से घर में पनाह दे देती है और घबराती भी नहीं है, तो क्या हुआ? वो कौन सा उनके यहां लूटपाट करने आने वाला है। लेटे लेटे यही बात सोच रहा था वो। उस कमरे से स्त्री के काम करने से शायद चूड़ियों की खनकार आ रही थी। उसके मनमोहक रूप को याद कर जैसे मचल सा उठा था हेमंत। मन किया एक बार दरवाजे की ओट से उसे निहार ले। फिर खुद को संभाला, अरे ये क्या सोच रहा है वो। और इसी तरह की बातों के उधड़-बुन में न जाने उसे कब नींद आ गई। नींद खुली तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर से आती लालटेन की पीली रोशनी में वो स्त्री उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। रोशनी उसके अंग प्रत्यंगों के उभारों को छू छू कर
पिघल कर नीचे गिर रही थी। हाँ, कैसा मनमोहक दृश्य था। एक पल को तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि बस उसे अपनी बाहों में भर ले। और तभी वो स्त्री बाहर की तरफ जाने लगी। उसकी चूड़ियों और पायलों की खनकार जैसे बुला रही थी हेमंत को। हेमंत भी किसी मोहपाश में बंधा हुआ उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। स्त्री उस घर से बाहर निकल आई और ऊपर टीले की तरफ चढ़ने लगी। हेमंत भी उसके पीछे पीछे अनजाने बंधन में बंधा चला जा रहा था। तभी अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई और बारिश की बूंदों ने हेमंत के ध्यान को जैसे तोड़ा। वो चौंक पड़ा। ये क्या कर रहा है वो? रात के अंधेरे में इस तरह से उस स्त्री के पीछे, और ये स्त्री उसे कहां ले जाना चाहती है? तभी उसने मुड़कर टॉर्च की रोशनी में पीछे के घरों की तरफ देखा और चौंक पड़ा। कहां कोई रोशनी, सारे घर तो अंधेरे की चादर ओढ़े खड़े हैं। इसका मतलब और उसके साथ ही उसने जमीन पर टॉर्च मारी और मुंह से एक दबी सी चीख निकल गई। जमीन से अलग अलग इंसानी अंग इस वक्त बाहर आए हुए थे। कहीं पर किसी का सर, किसी की आंखें, किसी के हाथ, किसी के पैर। ये क्या दृश्य देख रहा है वो? ये सब देखकर जैसे कांप सा उठा था वो। और तभी आसमान में तेज बिजली कड़की। सारी पसी से घबरा कर लड़खड़ा कर गिर सा पड़ा था हेमंत। हाथ से टॉर्च छूटकर बुझ गई और तभी उसने महसूस किया अंधेरे की चादर ओढ़े उसके सामने एक बड़ी सी काली आकृति जाकर उपस्थित हुई है। उसकी भयानक गड़गड़ाहट की आवाज हेमंत के कानों में पड़ रही थी। कहाँ अब गया वो? अब क्या करे वो? आपस में हाथ पांव मारकर टॉर्च को खोजने की कोशिश की, मगर अंधेरों में मुर्दों के अंगों के अलावा उसके हाथों को कुछ न छुआ। और तभी आसमान में एक बार फिर से बिजली कड़की और उसने देखा सामने एक 8 फुट ऊंची काली इंसानी आकृति सी खड़ी है। हेमंत को कुछ समझ में आता इससे पहले ही अचानक उसके सिर पर एक भारी पैर आकर लगा। और फिर धीरे धीरे उस पैर के भारी होने के साथ साथ उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ पैर धीरे धीरे टूटने लगे थे। और फिर वो एक कागज के पुलिंदे की तरह लिपटता चला गया और जमीन में समाता चला गया। दूसरी तरफ बिजली की तेज कड़क से अचानक ही दिनेश की नींद टूट गई। उठकर देखा तो हेमंत उसके पास न था। कुछ देर इधर उधर उसे खोजा और जब वो नहीं मिला तो एक आशंका ने उसके मन में जन्म लिया। टॉर्च भी तो नहीं है। ओह, कहीं ये पागल अकेले ही उजलापुर की तरफ तो नहीं चला गया। मन में आया कि सभी गांव वालों को और मकान मालिक को इकट्ठा कर उन्हें ये बात बताए, मगर वो लोग सुनकर कहेंगे सवेरे तक इंतजार करने, और उसके पास इतना समय नहीं है। अगर इस बीच कोई दुर्घटना घट गई तो? समय ना बर्बाद करते हुए वो तेज कदमों से चल पड़ा। इष्ट देव को प्रणाम करके मन ही मन कहा उसके दोस्त के साथ कोई मुसीबत ना आए। अंधेरे में एक तरह से दौड़ता वो चला जा रहा था पत्थर के उस गांव की तरफ। बार बार मन में कुशंकाएं आ रही थी, मगर वो मन को रोक रहा था। नहीं, कुछ नहीं होगा उसे, मैं उसे सुरक्षित ले आऊँगा। दौड़ते दौड़ते उजड़ापुर गांव के सामने पहुंच गया था। अचानक उसने देखा उससे कुछ दूरी पर शंभू जी उसकी तरफ चले आ रहे हैं। क्या हुआ बाबू, इतनी रात को आप यहाँ? आश्चर्य में भरकर ही शंभू जी ने यह प्रश्न किया था।
हाँफते हाँफते दिनेश बोला, शंभू जी, मेरे दोस्त को इधर आते देखा है। आपका दोस्त रात के समय इस गांव में, मगर क्यों? आपने देखा या नहीं, पहले ये बताइए। उत्तेजित हो उठा था दिनेश। नहीं बाबू, मैंने देखा तो नहीं है, मगर मैं कुछ समय के लिए दीर्घ शंका के लिए गया था। उस समय अगर दिनेश ने मन में स्थिर कर लिया कि अब वो गांव में प्रविष्ट होगा अपने दोस्त को बचाने के लिए, मगर शंभू जी उसके रास्ते में बाधा बनकर खड़े हो गए। नहीं बाबू, रात के समय गांव में जाना ठीक नहीं, और सच मानिए अगर आपका दोस्त गया होगा तो जीवित नहीं होगा। मैं आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। इस गांव में रात में जो भी आता है वापस नहीं आता है। शंभू जी की बातें जैसे बिजली से भी तेजी से आकर दिनेश के दिमाग पर लग रही थी। दिनेश को ऐसा लगा जैसे उसका गला भर आ रहा है, अभी वो फूट कर रोने लगेगा। वो शंभू जी से बोला, शंभू जी, आप तो अपने दोस्त के लिए ही इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, आपके मैं हाथ पांव जोड़ता हूँ। देखिए हेमंत मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे भाई की तरह है। मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अब की बार शंभू जी भी असहाय से हो गए। वो बोले, आप लोगों की अगर कोई मुसीबत होती है तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। शंभू जी की बातों को मानकर दिनेश गांव में प्रविष्ट हुआ। गांव में प्रविष्ट होते ही दिनेश को ऐसा लगा जैसे वास्तविक दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। घना अंधेरा, टॉर्च अगर साथ में होती तो अच्छा होता। यहाँ तो अपने हाथों को हाथ ही नहीं सूझ रहा है। ऊपर से तेज बारिश हो रही और हवा भी तेज होती जा रही। प्रकृति जैसे आज उसे अकेले पाकर तांडव करके उसे डराने की कोशिश कर रही है। हेमंत का नाम पुकारते पुकारते वो आगे बढ़ने लगा। चारों ओर से वीरान और सुनसान उस जगह में अपनी आवाज़ की गूंज सुनकर ही जैसे वो भयभीत सा हो गया। अचानक उनके मन में विचार आया कि अब हेमंत यहाँ आया भी है या फिर दोस्त की खोज में वही यहाँ आकर फंसता जा रहा है। वो और भयभीत होने लगा। फिर ये भी विचार उसके दिमाग में आया कि अगर हेमंत यहाँ नहीं आया तो गया कहाँ वो? खोजने में कोई भी जगह तो नहीं छोड़ी उसने। कहीं गांव के लोगों की तरह वो भी तो गायब नहीं हो गया। हेमंत कहाँ है तू? बुलाते हुए फिर आगे बढ़ने लगा। आसमान में चमकती हुई बिजली से जितना रास्ता दिख रहा था उससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था। शंभू जी ने शायद सही कहा था, यहाँ कोई इंसान नहीं रहते, कोई इंसान रह नहीं सकते। तो क्या हेमंत भी जीवित नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर अचानक उसके मन में आया कि दौड़कर वो वापस चला जाए। अचानक ही उसका पाँव किसी चीज़ से टकरा गया। अगली बार चमकी बिजली की रोशनी में उसने देखा ये उनका टॉर्च था। और अचानक ही वापस लौट जाने के जो विचार उसके दिमाग में कौन रहे थे वो ख़त्म हो गए। टॉर्च इस बात की निशानी थी कि हेमंत यहाँ आया है। और यही सोचकर और ज़ोर ज़ोर से वो हेमंत का नाम लेकर चिल्लाने लगा। अचानक उसने टॉर्च को उठा लिया, मगर इतनी बारिश में भीगने की वजह से टॉर्च ख़राब हो गई थी। अभी तक अपने विचारों में खोए उसने चारों तरफ नज़र घुमाकर नहीं देखा था। बिजली की चमक में उसने अब आंखें घुमाकर देखा और देखते ही साथ उसका पूरा शरीर ठंडा सा पड़ गया था। चारों तरफ ज़मीन से इंसानी अंग के अलग अलग हिस्से बाहर निकल आए थे। कहीं पे किसी का सर, किसी के पैर, किसी के हाथ, किसी के दांत, किसी की आंखें, किसी के सिर के बाल। और यही नहीं, उसे अचानक महसूस हुआ जैसे एक बहुत ऊंची सी काली आकृति अंधेरा ओढ़े उसके पीछे आकर खड़ी हुई है। वो क्या है, उस तरफ मुड़ के देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। और तभी बारिश और बिजली की आवाज़ को भेदते हुए एक भयानक सी आवाज़ उसके कान में आकर पड़ी। उस हुंकार को सुनकर उसे समझ में आ गया उसके पीछे आकर खड़ा हुआ है वही प्रेत स्वयं। वो अब 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुका। उसे समझ में आ गया था कि अब गांव से बाहर जा पाना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि भागने के रास्ते में स्वयं पिशाच खड़ा है। वो विपरीत दिशा में पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दी। वो आकृति भी अब बड़े बड़े गहरे पैरों की आवाज़ के साथ उसके पीछे आ रही थी। उसे भागना होगा जल्द से जल्द यहाँ से, क्योंकि अगर वो यहाँ रुका तो मौत निश्चित है। दौड़ते दौड़ते उसके पैरों से चप्पल निकल गई, मगर फिर भी उसे दौड़ना है। दौड़ते दौड़ते अब उसके पैर छुआ रहे थे इंसानी
अंगों से जो पृथ्वी से बाहर निकल आए थे। कहीं पर हाथ, कहीं पर पैर, कहीं पर किसी की आंख में उसकी पैरों की उंगलियां घुस जा रही थी, तो कहीं किसी के दांतों में पड़ने की वजह से उसके पैरों से खून निकल रहा था, मगर उसे दौड़ते चला जाना था। इस भयानक परिस्थिति में दौड़ते हुए उसे जैसे मतली सी आ रही थी, मगर फिर भी पीछे आ रही उस विभीषिका से बचने के लिए उसे और तेज दौड़ना था। अब वो दौड़ते दौड़ते गढ़ के पास आ गया था। बारिश अब थोड़ी थम चुकी थी और पीछे आ रही वो विभीषिका जैसे नहीं थी। अचानक उसे ऊपर किले में रोशनी दिखाई दी। तेज कदमों से सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चढ़ गया और बरामदे में पहुंचकर वो आश्चर्यचकित हो गया। कहाँ वो टूटा फूटा किला आज जैसे फिर से सुस्थापित हो गया है, और सामने ही उपस्थित है राजा आदित्यनाथ, जिन्हें अलग से पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास ही है रानी, और ये क्या, बाकी लोगों की भीड़ के बीच खड़ा है हेमंत। उसे देखते ही वो उसकी तरफ आने लगा। उसका मन जैसे खुशी से झूम उठा। उसके पास आते ही वो बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल वापस चल। अचानक ही हेमंत का मुस्कुराता हुआ चेहरा मलिन हो गया। सिर नीचे करके वो बोला, मैं अब नहीं लौट सकूंगा रे। यहाँ जितने लोगों को देख रहा है उनमें से कोई भी नहीं लौट सकते। तू लौट जा। अगर दोबारा कभी रात के समय गांव में आया तो उस बड़े टीले के पास पहुंचकर मेरा नाम लेकर बुलाना, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। चौंक कर दिनेश बोला, ये सब क्या बकवास कर रहा है? मगर हेमंत कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही उनके पीछे उपस्थित हुआ वही भयानक प्रेत। फिर हेमंत बोला, अभी भोर होने वाली है, भाग जा यहाँ से। मुझसे दोबारा मिलने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। जा, भाग। धीरे धीरे वो प्रेत उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके बढ़ने से उसके पैरों के नीचे जो भी पड़ रहे थे वो जमीन में दबते जा रहे थे। पूरा गढ़ जैसे कांप उठ रहा था, और अचानक ही हेमंत भी उसके पैरों के नीचे दबता चला गया। इस भयानक परिस्थिति से खुद को बचाने के लिए जैसे ही दौड़ने की कोशिश की दिनेश ने, अचानक ही पैर लड़खड़ा गया, वो भी जमीन पर गिर गया। और फिर उसने देखा प्रेत के वो भयानक काले पांव उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। नहीं, वो पैर अब उसे दबाने वाले थे कि तभी आसमान में भोर की पहली किरण फैल गई, और इसके साथ ही वो प्रेत और सब कुछ धीरे धीरे हवा में विलीन होता चला गया। दिनेश को जब होश आया तो उसने पाया कि वो किले के बरामदे में लेटा हुआ है। उसके आसपास गांव के बहुत सारे लोग उपस्थित हैं जो उसे देखकर कुछ बातें कर रहे हैं। जिस मकान में वो ठहरे थे वहाँ का वो बूढ़ा भी वहाँ उपस्थित था। उसे होश में आता देखकर उन सब के चेहरे पे थोड़ी सी शांति के भाव आए। अचानक ही उठने की कोशिश करते हुए दिनेश ने पाया उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वो उठने में असमर्थ है। फिर भी किसी तरह सिर उठाकर उसने कुछ ही दूरी पर शिवू जी को खड़े देखा। धीरे धीरे उसे रात की सारी घटनाएं याद आने लगी। हेमंत की बात याद आते ही साथ उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने उठने की कोशिश की मगर उठ नहीं पा रहा था, शरीर बेहद कमज़ोर था। गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़कर सीधा खड़ा किया। वो शंभू जी के पास पहुंचा और धीरे से बोला, शंभू जी, आप मुझे अपनी चौकीदार की नौकरी दे सकते हैं? सब आश्चर्यचकित हो उठे मगर शंभू जी समझ गए थे दिनेश क्या चाहता है। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। दिनेश अत्यंत खुश हुआ। चलो, इतने दिन तलाश के बाद आखिर एक नौकरी तो उसके हाथ आई।